आप तमाम बंधु बांधवों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। बंधुओं, विगत एक माह से आपके समक्ष उपसर्ग प्रत्यय शब्दों की सर्जरी, छोटे बच्चों के लिए गाओ गीत सीखो व्याकरण जैसी चीजें आपके सामने दी जा रही हैं। पाठकों की अपेक्षा के अनुसार और वर्तमान कुछ परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम सीधे वाक्य की तरफ मुड़ते हैं। वाक्यों में जो कॉमन एरर्स रहते हैं उसकी हम बात करेंगे। उससे पहले वाक्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेनी चाहिए। वाक्य के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इसके दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य सब्जेक्ट, विधेय प्रेडिकेट। जिसके बारे में कहा जाता है वह उद्देश्य होता है और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। सामान्यतया वाक्य का कर्ता ही प्रायः उद्देश्य हुआ करता है और वाक्य की क्रिया ही विधेय होती है। कर्ता का पूरक उद्देश्य का विस्तार कहलाता है और क्रिया का पूरक विधेय का विस्तार कहलाता है। कर्ता या उद्देश्य के पहले के तमाम पद उद्देश्य के विस्तार में आते हैं और उद्देश्य एवं विधेय के बीच के पद विधेय के विस्तार में आते हैं। आपके समक्ष एक उदाहरण दिया गया है, मेरी काली गाय बहुत मीठा दूध देती है। इसमें देखें, वाक्य का कर्ता है गाय और क्रिया है देती है, तो गाय उद्देश्य हुआ और देती है विधेय। गाय से पहले है मेरी काली। ये दोनों पद कर्ता के पूरक हैं, इसलिए उद्देश्य के विस्तार में आएंगे। और गाय के बाद एवं देती है के पहले दोनों के बीच में बहुत मीठा दूध, ये तीन पद आए हैं। ये तीनों पद विधेय के पूरक हैं, यानी क्रिया के पूरक हैं, इसलिए ये विधेय के विस्तार कहलाएंगे। वाक्य के आवश्यक तत्व मूलतः वाक्य के चार ही आवश्यक तत्व होते हैं: आकांक्षा, आसक्ति, योग्यता क्रम और क्रमबद्धता। लेकिन आपके समक्ष दो और भी इसके तत्व दिए गए हैं, सार्थकता और अन्वय। आकांक्षा कहते हैं कि एक पद को सुनने के बाद दूसरे पद को जानने की जो इच्छा उत्पन्न होती है वह आकांक्षा है। आसक्ति का मतलब होता है निकटता। दो पदों के बीच समान दूरी होनी चाहिए, यानी वाक्य गठन करते समय, लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दो पदों के बीच लगभग दूरी समान रहे, जहां तहां पद न लिखे जाएं। योग्यता कहते हैं कि पद, पात्र, भाव और घटनाएं ये समाज विरोधी, धर्म विरोधी, नीति विरोधी, इतिहास विरोधी, भूगोल, व्यवसाय, विज्ञान आदि विरोधी नहीं होनी चाहिए। क्रमबद्धता का मतलब होता है कि हिंदी भाषा को कहते हैं वियोगात्मक भाषा, क्योंकि
इसके पदों का अपना एक क्रम हुआ करता है। अंग्रेजी भाषा भी वियोगात्मक भाषा कहलाती है, क्योंकि उस भाषा में भी एक सही उचित क्रम रहता है, जबकि संस्कृत भाषा में पदों का कोई क्रम सुव्यवस्थित नहीं है। कहीं भी रहता है तो अर्थ वही देता है, भाव उसमें वही आते हैं, क्योंकि हर एक पद उपसर्ग, प्रत्यय, प्रसर्ग वगैरह से युक्त हुआ करते हैं। जबकि हिंदी भाषा में हम देखते हैं, अंग्रेजी में भी ऐसा देखते हैं कि विभिन्न प्रसर्गों की बात ही की जाए या उपसर्ग की बात की जाए तो कुछ पदों से जुड़े रहते हैं, कुछ पदों से अलग अलग रहते हैं। यदि हम पदों के क्रम को यानी वाक्य के स्ट्रक्चर को चेंज कर दें, जहां तहां कर दें, तो अर्थ में भारी भिन्नता आ जाएगी, हमारा वाक्य निरर्थक बन जाएगा। इसलिए पदों को सही क्रम में लिखना चाहिए, जैसे यहां दिया गया है, कर्ता जोड़ क्रिया, कर्ता जोड़ पूरक जोड़ क्रिया, पूरक जोड़ कर्ता जोड़ कर्म, जो कर्म या पूरक जोड़ क्रिया। इसी क्रम में वाक्य के पदों को सुव्यवस्थित करना चाहिए। सार्थकता, वाक्य में निरर्थक पदों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अर्थ ग्रहण में काफी समस्या उत्पन्न हो जाती है, और ऐसे भी व्याकरण में, हिंदी भाषा के व्याकरण में निरर्थक शब्दों की गणना नहीं की जाती है। अन्वय, क्रिया के साथ लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, वाच्य आदि की अनुकूलता बनी रहनी चाहिए। अब देखिए, आपके समक्ष लिखे हुए हैं कि वाक्य शुद्ध कैसे करें, तो कुछ ध्यातव्य बिंदु पर ध्यान देना चाहिए। पहला बिंदु है, कम से कम परिवर्तन किया जाए। दूसरा, वर्तनी दोष नहीं हो। तीसरा, विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया जाए। चौथा, पदों का क्रम नियमानुसार हो। अगला, पदों का प्रयोग उसकी प्रकृति के अनुसार हो। अगला, वाक्य में किसी पद की आकांक्षा शेष नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट, लिंग, वचन, पुरुष का सही सही प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट, कारकों के नियमों का सही प्रयोग हो। नेक्स्ट, मुहावरों या कहावतों का सही चयन करना चाहिए। निरर्थक या व्यर्थ के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक ही अर्थ के वाचक या दो पर्यायों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। समाज, धर्म, इतिहास, भूगोल, विज्ञान विरुद्ध बातें नहीं होनी चाहिए। दो लगातार बलाघात या स्वराघात एक साथ नहीं आए। निषिद्ध परसर्ग या निपात का प्रयोग नहीं होना चाहिए। समानार्थक प्रतीत होने वाले पदों पर ध्यान रहे, जैसे अस्त्र, शस्त्र, आमंत्रण, निमंत्रण। नेक्स्ट, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि पर ध्यान रहना चाहिए। अब हम आप लोगों के समक्ष ये ध्यातव्य जो बिंदु हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, उससे संबंधित कुछ वाक्यों को, उदाहरणों को लेते हैं, और इस बिंदु के आधार पर हम देखते हैं कि उस वाक्य में कहां कहां गड़बड़ियां हैं, यानी उस वाक्य की हम सर्जरी कर रहे हैं। कृपया ध्यान देंगे। तो बंधुओं, हम लोग ध्यातव्य बिंदु से संबंधित कुछ उदाहरणों पर गौर करते हैं, और उन्हीं आधारों पर हम
वाक्यों की सर्जरी करेंगे, देखेंगे कि कहां कहां क्या क्या एरर दिखाई पड़ रहा है। एक एक पॉइंट पर ध्यान देंगे। जैसे पहला है कि कम से कम परिवर्तन किया जाए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। डव शैम्पू ने उसके बालों की सौंदर्यता बढ़ा दी है। अब ध्यान दिया जाए, सौंदर्यता, सौंदर्य का रूप है और सौंदर्य स्वयं भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है। तो फिर भाववाचक को ही भाववाचक बनाना कहीं से न्याय संगत नहीं है। इसमें या तो सौंदर्य का प्रयोग होना चाहिए या सुंदरता का प्रयोग होना चाहिए। अगर हम लिखते हैं कि डव शैम्पू ने उसके बालों की सुंदरता बढ़ा दी है, और दूसरा बनाते हैं डव शैम्पू ने उसके बालों के सौंदर्य या बालों का सौंदर्य बढ़ा दिया है। अब ध्यान दीजिए, बालों का सौंदर्य बढ़ा दिया है, सौंदर्यता से सौंदर्य किया, दी से दिया बनाया। और अगर हम सौंदर्यता की जगह पर सुंदरता का प्रयोग करते हैं तो हमारा वाक्य बनता है डव शैम्पू ने उसके बालों की सुंदरता बढ़ा दी है। ध्यान दीजिए, सौंदर्य करने पर परिवर्तन ज्यादा करने पड़े और सुंदरता लिखने पर बहुत कम परिवर्तन करना पड़ा। हालांकि दोनों वाक्य सही हैं, लेकिन अगर दूसरा वाक्य बनाया जाए, सुंदरता का प्रयोग किया जाए, तो कम से कम परिवर्तन भी होगा और हमारा वाक्य बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। दूसरा है विराम चिन्हों का सही सही प्रयोग करना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अरे नादान, यह तुम क्या कर रहे हो? नादान के बाद विराम की अवस्था होने के कारण और संबोधन किए जाने के कारण भी अल्प विराम या संबोधन के चिन्ह का प्रयोग वहां होना चाहिए। अगला खंड है तुम यह तुम क्या कर रहे हो? तो यह तुम क्या कर रहे हो जैसे हे भगवान अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। तो यहां प्रश्न की बात नहीं है। अगर इसके बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वाक्य का भाव ही बदल जाएगा। इसलिए अंत में विस्मयार्थक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है कि पदों का क्रम सही होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सब यहां कुशल पूर्वक हैं। देखिए, इसे अगर इस तरह लिखा जाए कि यहां सब कुशल पूर्वक हैं तो क्रम सही सही बैठता है और वाक्य भी हमारा सुंदर लगता है, शुद्ध बन जाता है। दूसरा उदाहरण, प्यार भरा अरविंद का नमस्कार आप सबों को। अब देखिए, एक अंक में मैंने इस तरह की गलती की, जानबूझकर की ताकि कमेंट हो, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। कमेंट जरूर करना चाहिए। आलोचना, समीक्षा, समालोचना गुरु की भी होनी चाहिए, माता पिता की भी होनी चाहिए। जो गलत है वह गलत है। तो प्यार भरा अरविंद का नमस्कार आप सबों को, इसकी जगह पर हमें लिखना चाहिए आप सबों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। यह क्रम सही है। अगला है
कि पदों का प्रयोग प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। प्रकृति का मतलब होता है धर्म, स्वभाव। हर एक संज्ञा हो या जो भी पद हो, उसका अपना स्वभाव हुआ करता है, उसका धर्म होता है। जैसे फल खाया जाता है, पानी पिया जाता है, पानी से प्यास बुझती है, रोटी से पेट भरता है, भूख मिटती है। तो इसी तरह से अगर कोई ऐसा कह रहा है कि वह उसके सिर में काफ़ी दर्द है, थोड़ी सी रोटी मल दो सिर में, तो ये बिल्कुल हास्यास्पद बन जाता है। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं, उसे आग ने गला दिया है। अब देखिए, आग जलाती है, गलाती तो नहीं। अतः गला की जगह पर जला का प्रयोग ही सही होगा, क्योंकि आग की प्रकृति है जलाना, गलाना नहीं। आकांक्षा शेष नहीं रहनी चाहिए। वैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप जब भी आते हैं मेरा ... अब देखिए, आप जब भी आते हैं मेरा, ये आकांक्षा शेष रहती है, जिज्ञासा होती है कि आप जब भी आते हैं मेरा क्या। अब अगर ऐसा लिखा जाए कि आप जब भी आते हैं मेरा मन प्रसन्न हो जाता है, या आप जब भी आते हैं मेरा दिमाग चाट जाते हैं। अब ऐसा प्रयोग आप कर रहे हैं तो फिर आकांक्षा शेष नहीं रह जाती है और आपका वाक्य बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है। अगला देखते हैं कि कारकों के चिन्हों का सही सही प्रयोग होना चाहिए। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, चर्चा हम करेंगे। जो ही वाक्य सर्जरी करेंगे तो कारक चिन्हों की बात भी आएगी, पदों का सही क्रम क्या होना चाहिए यह भी बात आएगी। सारे कारक एक साथ रहें तो पहले किसका प्रयोग करें यह बात भी आएगी। पदों का अन्वय भी किया जाएगा, मुहावरों का सही प्रयोग कैसे किया जाए यह बात भी की जाएगी। फिलहाल आप देखें, जैसे एक एग्जाम्पल है, मां कही है। अब देखिए, कहना क्रिया सकर्मक है और इस वाक्य में कहना क्रिया आसन्न भूत की है, तो कर्ता में ने चिन्ह का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। अगर कर्ता में ने चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वाक्य हमारा लिखाता है मां ने कही है। अब फिर देखिए कि यदि वाक्य में कर्म पद लुप्त रहे, नहीं रहे, यानी कर्म अनुपस्थित रहे, तो वैसी स्थिति में वाक्य की क्रिया पुल्लिंग एक वचन रखनी चाहिए। इस आधार पर मां ने कही है की जगह मां ने कहा है ऐसा प्रयोग किया जाएगा। अगला देखिए, मुहावरों या कहावतों का गलत प्रयोग नहीं होना चाहिए, सही सही प्रयोग होना चाहिए। ध्यातव्य बिंदु में ऐसा लिखा हुआ है, जैसे शिक्षक की बातों पर कान रखना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, कान रखना और कान देना ये दो अलग अलग बातें होती हैं। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको कान रखना नहीं चाहिए, कान देना चाहिए। तो आपका वाक्य होना चाहिए कि शिक्षक की बातों पर कान देना चाहिए, तभी सही माना जाएगा। आगे हम देखते हैं, निरर्थक या व्यर्थ के पदों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर प्रयोग आप कर रहे हैं और फिर उसके बाद नीचे में प्रसंग दे रहे हैं या ऊपर प्रसंग है या संदर्भ दे रहे हैं, तब उस संदर्भ से या प्रसंग से उस निरर्थक पद का अर्थ भी ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन अगर सिंगल वाक्य है, एक ही वाक्य है और उसमें आपने निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर दिया है, तो फिर गड्ढ मड्ढ की स्थिति हो जाएगी, आपका वाक्य शुद्ध
माना नहीं जाएगा। जैसे क्या हुकुर बुकुर कर रहे हो, क्या हुकुर बुकुर कर रहे हो, हुकुर बुकुर। अब देखिए यह कोई अर्थ ग्रहण नहीं करता है, स्पष्ट नहीं कर रहा है, और वाक्य के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसमें पूरा सेंस होना चाहिए, पूरा भाव होना चाहिए। जिसे कहा गया आपसे कि आकांक्षा शेष नहीं रहनी चाहिए। तो जब तक वाक्य पूरे भाव को ग्रहण नहीं करेगा वह वाक्य नहीं हो सकता है। तो यहां ऐसे पदों के प्रयोग से बचना चाहिए। अब है एक ही अर्थ के वाचक दो दो पदों का एक साथ प्रयोग निषिद्ध है, वर्जित है। एक उदाहरण लीजिए, कृपा करके मेरा नाम भी लिख लें। अब देखिए कृपया का अर्थ होता है कृपा करके। आपने दो दो बार यहां पर कृपया यानी कृपा करके और फिर कृपा करके दो बार आपने प्रयोग किए हैं। यह निरर्थक है, गलत है, पुनरावृत्ति दोष है। इसलिए आप या तो लिखें कि कृपया मेरा नाम भी लिख लें, या कृपा करके मेरा नाम भी लिख लें। दो में से कोई लिखेंगे शुद्ध माना जाएगा। बोलने क्रम में तो बहुत लोग गलत शब्द बोलते हैं, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, कहते हैं ब्लंडर मिस्टेक हो गया। ये भाई ब्लंडर स्वयं जो है बहुत बड़ी गलती है, उसके साथ मिस्टेक क्या जोड़ रहे हो। ठीक है, उसकी बात अंग्रेजी वाले जाने। अब है कि दो लगातार बलाघात या स्वराघात का एक साथ प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए एक साधारण सी बात बता रहा हूं आपको, अक्सर ऐसी गलती लोग कर बैठते हैं, बावजूद के बाद लोग भी का प्रयोग कर बैठते हैं, सचमुच के बाद में का प्रयोग कर बैठते हैं, कोई किसी के बाद जो है भी का प्रयोग कर बैठते हैं, कहीं के बाद ही भी का प्रयोग कर बैठते हैं। अब देखिए जितने भी दीर्घ स्वर की मात्रा वाले हैं उसमें स्वराघात है, बलाघात है, कहीं, कभी, बावजूद, बावजूद में देखिए स्ट्रेस है, बलाघात है वहां पर। तो वहां एक साथ दो बलाघात का प्रयोग नहीं हो। जैसे भी में भी बलाघात है तो बावजूद के बाद भी का प्रयोग ऐसे भी वर्जित है, और दो दो बलाघात होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए जैसे मैंने कहा आपसे कि जो निषिद्ध परसर्ग है या निपात है जिसका प्रयोग वहां नहीं होना चाहिए, वह शब्द ही उसमें अपने में उस निपात या परसर्ग को समाये हुए है, तो फिर दोबारा उसका प्रयोग क्यों। जैसे सचमुच में वह महामूर्ख है। अब देखिए सचमुच का मतलब है सच में, सचमुच का मतलब होता है सच में, और फिर आप में का प्रयोग कर रहे हैं तो सच में ऐसा तो होता नहीं है। तो या तो आप लिखें कि सचमुच वह महामूर्ख है, या सच में वह महामूर्ख है। ये दोनों लिखते हैं तो दोनों आपके सही माने जाएंगे। अगला, समानार्थक प्रतीत होने वाले जो पदों के जोड़े होते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। विभिन्न परीक्षाओं में इस तरह के सवाल आते ही रहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। अब देखिए अस्त्र और शस्त्र दोनों हथियार के लिए, आयुध के लिए प्रयोग में आते हैं। बड़ा ही सूक्ष्म अंतर है दोनों में। अस्त्र हाथ से फेंका जाता है, जैसे भाला हम फेंकते हैं,
पत्थर हम फेंकते हैं, बम के गोले हम फेंकते हैं और शस्त्र हाथ में रखकर चलाया जाता है। तो तलवारबाजी करते हुए किसी को आपने देखा हो, फिल्मों में देखा हो, धारावाहिक में देखा हो, आपने देखा होगा कि तलवार हाथ में रखकर ही चलाई जाती है। तो फिर यहां अस्त्र की जगह शस्त्र का प्रयोग होना चाहिए ना। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, न कि अस्त्र। अगला, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इन पर ध्यान रखना चाहिए। बहुत बार ऐसा रहता है दिया हुआ कि संधि वहां होनी चाहिए, समास वहां होना चाहिए, उपसर्ग को जुड़े रहना चाहिए या प्रत्यय को जुड़े रहना चाहिए या उपसर्ग को अलग होना चाहिए। आपने उपसर्ग वाले अंक में सुना होगा, पढ़ा होगा कि बहुत सारे ऐसे उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग हम उस पद के साथ जोड़कर नहीं करते हैं, अलग करते हैं। तो ऐसे उपसर्गों पर, प्रत्ययों पर, संधि और समास पर ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे मेरे स्कूल के प्रधान आचार्य आजकल कोरोना से पीड़ित हैं। अब देखिए, हमने बताया प्रधान आचार्य, समय भी काफी लगा, संधि होनी चाहिए, संधि नहीं की गई, एरर तो आया इसमें, इसलिए यहां पर प्रयोग करना चाहिए प्रधान आचार्य की जगह पर प्रधानाचार्य, यानी मेरे स्कूल के प्रधानाचार्य आजकल कोरोना से पीड़ित हैं। अगर ऐसा लिखा जाता है तो हमारा सेंटेंस सही माना जाएगा। तो बंधुओं, आज के लिए इतना ही। यह मजबूरी भी है कि बहुत लंबा वीडियो आप डाल भी नहीं सकते हैं और उतनी जो है वह धीरता भी, उतना धैर्य भी लोगों में नहीं रह पाता है। कुछ लोग तो शौक से YouTube चैनल को देखते हैं। मैंने तो कई चैनल देखे हैं, इतनी सारी गलत बातें उसमें दी जाती हैं कि मत पूछिए। आदमी भ्रमित हो जाता है। समास की ही बात करते हैं तो समास में भी इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। मुख्य रूप से समास के 4 ही प्रकार होते हैं, लेकिन 6 प्रकार 7 प्रकार क्या क्या बातें दी जाती हैं। जबकि जिसकी बात की जाती है, द्विगु की बात होती है, कर्णधारय की बात होती है, नए समास की बात होती है। तो फिर ये 3 आप जोड़ रहे हो तो मध्यम पदलोपी भी जोड़ो, उपपद जोड़ो, प्रादि जोड़ो, मयूरव्यंजकादि जोड़ो, ये सारे भी जोड़ देना चाहिए। कारण इसका है कि कुछ छोटे छोटे बच्चों के लिए जो किताबें लिखी जाती हैं उसमें 6 या 7 प्रकार के समास की बात दी जाती है। एक जस्ट प्रवेश कराया जाता है बच्चों को और मुख्य रूप से परीक्षा में इनसे संबंधित ही पूछे भी जाते हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे वैयाकरण हैं, कहना मुश्किल है वैयाकरण है कि क्या है, गलत सलत बातों को अपनी किताबों में जगह दे देते हैं, कुछ से कुछ लिख देते हैं और भारी भ्रामक स्थिति पैदा हो जाती है। हम समास की बात जब करेंगे तो बताएंगे और पूरे तर्क सहित आपके सामने रखेंगे कि समास के मात्र 4 ही प्रकार हैं। बाकी सारे जितने भी प्रकारों की बात की जाती है वे समास के उपभेद हैं, भेदों के भेद हैं, न कि वे मूल रूप से समास हैं। चलिए, आप लोगों को आगाह करना मैं अपना धर्म समझता हूं और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सीखें, समझें,
जिस भाषा पर हम गर्व करते हैं, जो हिंदी हमारी मातृभाषा है, और दुर्भाग्य है कि राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त नहीं कर सकी है, तो कम से कम हिंदी शुद्ध रूप से हर जगह बोली जाए, लिखी जाए, इस बात का तो ख्याल हमें करना ही चाहिए और हम सबों को प्रयास करना चाहिए। बंधुओं, आप तमाम लोगों से आग्रह है, करबद्ध प्रार्थना है कि अपने अगल बगल के बच्चों में भी इस बात को फैलाएं, उन्हें सिखाएं, पढ़ने दें, सुनाएं, खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी सिखाएं। एक यूनिसेफ का गीत है जिस पर आपने सुना होगा, इसको 2 पंक्तियां मैं बोलता हूं। खुद पढ़ें, सबको पढ़ना सिखाएं, खुद पढ़ें, सबको पढ़ना सिखाएं, अपनी शिक्षा चलो बांट आए। खुद पढ़ें, सबको पढ़ना सिखाएं, अपनी शिक्षा चलो बांट आए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।